नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अधिगम स्थानांतरण, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अधिगम स्थानांतरण जो है वो कई प्रकार से होता है। उसके सिद्धांतों पर हमने चर्चा की थी। अधिगम स्थानांतरण का मतलब जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब ये अधिगम स्थानांतरण जो है वो कभी सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य अधिगम स्थानांतरण भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी विषय वस्तुओं का अधिगम स्थानांतरण हो, ऐसा नहीं होता। कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। तो आज हम उसी अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, अधिगम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जिस बिंदु पे हम बात करने वाले हैं वो बिंदु है हमारा अधिगम वक्र। कौन सा बिंदु है हमारा? अधिगम वक्र। आज हम बात करेंगे अधिगम वक्र पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? हम अधिगम वक्र पर बात करेंगे। देखिए अधिगम वक्र होता क्या है? देखिए अधिगम वक्र होता है कि अधिगम की मात्रा और जो उसमें लगने वाला जो समय है, जब आप कोई भी अधिगम की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि आपने सीखना प्रारंभ किया तो आपको उसमें कितना समय लगा, और कितनी मात्रा में आपने सीखा, कितना समय लगा और कितनी मात्रा में आपने सीखा। जब इस चीज को, समय और मात्रा को जब हम किसी ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, किसी ग्राफ के माध्यम से जब हम दर्शाते हैं, दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? आपका अधिगम वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका अधिगम वक्र कहलाता है। समझ में आई बात? कि जब अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय को किसी ग्राफ पेपर पर दर्शाने को क्या कहा जाता है? अधिगम वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम वक्र कहा जाता है। तो देखिए क्या कहा हमने? हमने कहा कि अधिगम में लगने वाला समय वह मात्रा को ग्राफ पेपर पर दर्शाने की प्रक्रिया अधिगम वक्र है। क्या है? अधिगम वक्र है। बात समझ में आई? कि किसी भी अधिगम की प्रक्रिया में जो समय लगता है और उसकी जो मात्रा है उसको जब हम किसी ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं तो वह क्या है? अधिगम प्रक्रिया है। इसमें एक कथन याद रखना है हमें, रोस महोदय का। किसका? रोस महोदय का। किसका याद रखना है? रोस महोदय का। देखिए रोस महोदय ने क्या कहा? रोस महोदय ने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रशिक्षण द्वारा अधिगम की मात्रा, अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण द्वारा अधिगम की मात्रा और उसकी गति व अधिगम की सीमा, उसकी गति व अधिगम की सीमा अधिगम की सीमा दर्शाने वाला ग्राफ। क्या? दर्शाने वाला ग्राफ।
ग्राफ क्या है? अधिगम वक्र है। अधिगम वक्र है। क्या है? अधिगम वक्र है। दो बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली हमारी जो परिभाषा रहेगी वो क्या है कि अधिगम क्या है? अधिगम है अधिगम में लगने वाले समय और उसकी मात्रा को ग्राफ पेपर पर दर्शाना क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। और रोस ने क्या कहा? रोस महोदय ने कहा कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रशिक्षण द्वारा जो आपने अधिगम की मात्रा प्राप्त की है और उसकी गति क्या रही, सीखने की जो गति है वो क्या रही, किस स्पीड में आपने सीखा, और अधिगम की सीमा, किस सीमा तक आपने उस चीज को सीखा है, ऐसा अगर कोई किसी ग्राफ पे दर्शाता है तो वह क्या है? आपका अधिगम वक्र है। ठीक है, क्या है? अधिगम वक्र है। अब देखिए सीखने की तीन अवस्थाएं होती है। कौन सी होती है? सीखने की तीन अवस्थाएं होती है। सीखने की तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? देखिए, पहली अवस्था कौन सी होती है सीखने की? प्रारंभिक अवस्था। कौन सी होती है? प्रारंभिक अवस्था। कौन सी है? प्रारंभिक अवस्था। दूसरी कौन सी होगी आपकी? मध्य अवस्था। कौन सी होगी? मध्य अवस्था। और तीसरी कौन सी होगी? अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था। इन तीन अवस्थाओं के अंतर्गत हमारा सीखने की जो अधिगम की प्रक्रिया वो पूर्ण होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक अवस्था। अब प्रारंभिक अवस्था में जो अधिगम की जो गति रहती है ना, वह क्या रहती है? तीव्र रहती है। क्या रहती है? तीव्र गति से अधिगम होता है। तीव्र गति से अधिगम होता है। अधिगम होता है। और प्रारंभिक अवस्था का उदाहरण अगर मैं बात करूं तो एक जो शिशु है या एक बच्चा, जो बच्चा है ना, उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जन्म के बाद में जो हमारी पहली अवस्था होती है बाल्य अवस्था या शेष अवस्था की जो हम बात करते हैं, तो उस दौरान बच्चा जो है वो बहुत तीव्र गति से सीखता है। यानी कि हम कह सकते हैं शेष अवस्था के दौरान बच्चा जो है या बाल्य अवस्था के दौरान बच्चा जो है वो सर्वाधिक तीव्र गति से सीखता है। फिर उसके बाद बात आती है मध्य अवस्था। तो देखिए मध्य अवस्था में क्या होता है? जो हमारी सीखने की गति होती है वो कम या ज्यादा होती रहती है। क्या होती रहती है? कम या ज्यादा होती रहती है। कम या ज्यादा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मध्य अवस्था के दौरान हमारा अधिगम क्या रहता है? प्रभावित रहता है वातावरणीय कारकों पर। किस पे बात प्रभावित रहता है? वातावरणीय कारकों पर। तो इसका उदाहरण हम दे सकते हैं युवा, यानी कि युवावस्था जो है हमारी, किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था के दौरान जो है वो हमारा अधिगम क्या रहता है? प्रभावित रहता है। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है अंतिम अवस्था की। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम अनुभव के द्वारा सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अनुभव के द्वारा सीखते हैं। इस अवस्था के दौरान हम अनुभव के द्वारा, व्यक्ति जो है ना वो अनुभव के द्वारा सीखता है। अनुभव के द्वारा सीखता है। और इस अवस्था के अंदर मैं बात करूं तो ये अवस्था जो है वो वृद्धावस्था के दौरान होती है। देखिए वृद्धावस्था के अंदर क्या होता है? बुद्धि का जो स्तर होता है ना वो बिल्कुल निम्न हो जाता है। यानी कि उसमें आपको जो आपकी अधिगम की प्रक्रिया वो बिल्कुल क्या हो जाती है? गति क्या हो जाती है सीखने की? वो बिल्कुल मंद हो जाती है। सीखने की गति क्या है आपकी? यहाँ पे मंद हो जाती है। और मंद हो जाने के कारण क्या, आप अनुभव, जो अनुभव आपने आज तक प्राप्त किया है उसी अनुभव के माध्यम से आप कुछ नया सीखते हैं। तो ये तीन अवस्थाओं के अंदर हमारा क्या होता है? अधिगम पूरा होता है। अब बात करेंगे हम कुछ निम्न प्रकार के अधिगम वक्रों की। क्या करेंगे हम? अधिगम वक्रों की बात करेंगे। तो यहां तक आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहता है, प्रश्न आने की संभावना भी इससे रहती है, परंतु टॉपिक हमारा बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल है, समझ में आने वाला टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हमने देखेंगे कि हमारे कितने प्रकार के वक्र हैं जो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। तो एक एक वक्र को हम आसानी से अच्छे से उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अधिगम वक्रों के अंदर जो प्रकार है, पहला
क्या प्रकार है? पहला है हमारा सरल रेखीय वक्र। कौन सा है आपका? सरल रेखीय वक्र। अब देखिए सरल रेखीय वक्र का मतलब क्या होता है? सरल रेखीय वक्र का मतलब होता है जहां पर अधिगम के समय में, जहां पर अधिगम समय के अनुपात में बराबर हो तो सरल रेखीय वक्र बनता है। यानी कि हमारा क्या है, शुरुआत से लेकर एंड तक हमारा क्या रहता है, समान गति रहे अगर हमारे वक्र की या अधिगम की इस गति के अंदर समानता रहे शुरुआत से लेकर अंत तक, तो क्या हमारा क्या बनेगा? अधिगम वक्र कौन सा बनेगा? आपका सरल रेखीय वक्र बनेगा। क्या बनेगा? सरल रेखीय वक्र बनेगा। जहां पर अधिगम समय के अनुपात में बराबर हो तो क्या बनेगा? आपका सरल रेखीय वक्र बनेगा। जहां पर हम क्या कहेंगे? जहां पर अधिगम समय के अनुपात में, जहां पर अधिगम समय के अनुपात में बराबर हो, ठीक है ना, वो कौन सा वक्र बनेगा? वहां सरल रेखीय वक्र कहलाता है। अब देखिए सरल रेखीय वक्र बनता किस प्रकार से है? तो देखिए सरल रेखीय वक्र की अगर मैं बात करूं तो ये जो वक्र है ना, वो बिल्कुल सीधी गति से बनेगा, एकदम सीधा। कैसा बनेगा आपका? बिल्कुल सीधा बनेगा। कैसा बनेगा आपका? बिल्कुल सीधा बनेगा। ये सरल रेखा के अंदर बनेगा, यानी कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है इसका जो वक्र का जो आकृति होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल सिंपल होगी। कोई उतार चढ़ाव कहीं पर भी नहीं देखने को हमें मिलेगा। इसका अनुपात शुरू से लेकर अंत तक क्या रहेगा? अनुपात समान रहेगा, समान अनुपात रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका है कौन सा? सरल रेखीय वक्र। अब बात करेंगे हम दूसरे वक्र की। तो देखिए दूसरा जो वक्र है आपका वो है मिश्रित वक्र। कौन सा आपका? मिश्रित वक्र। अब देखिए मिश्रित वक्र की जब हम बात करते हैं तो मिश्रित वक्र का अर्थ होता है इसके अंदर जो अधिगम की, देखिए इसे मिश्रित वक्र को और क्या कहते हैं? इसे जिगजैग वक्र भी कहते हैं। कौन सा? जिगजैग वक्र भी कहते हैं। इसे जिगजैग वक्र भी कहते हैं और इसे एस आकृति का वक्र भी कहते हैं। एस आकार का वक्र भी कहते हैं। एस आकार का वक्र भी कहते हैं। अब देखिए इस वक्र के अंदर क्या होता है? देखिए इस वक्र के अंदर होता है जब अधिगम की प्रक्रिया में सीखने की दर कम व अधिक हो। क्या है? जब अधिगम की प्रक्रिया में सीखने की गति कम व अधिक हो तो कौन सा वक्र है आपका? वो है मिश्रित वक्र। कौन सा है आपका? मिश्रित वक्र। यानी कि इसमें गति जो है ना आपकी, जो सीखने की जो गति रहेगी वो कभी तो हो जाएगी कम और कभी हो जाएगी ज्यादा। तो देखिए इसका जो वक्र है वो किस प्रकार से बनेगा? देखिए इसके अंदर हमने बताया कि ये जिगजैग होगा। जिगजैग का मतलब कैसा होता है? ऐसा। ये क्या होता है? जिगजैग। और इसके अंदर देखिए इसको अगर हमारी इस आकृति को हम ले तो ये कैसी आकृति है आपकी? एस आकृति। देखिए यहाँ पे एस बन रहा ना, ये तो इस प्रकार की आकृति को हम एस प्रकार, इस मिश्रित वक्र को हम इसलिए एस आकार का वक्र भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो वक्र है वो किस आधार पर बनेगा? कैसा बनेगा? तो देखिए इसका जो वक्र है ना आपका, इसका वक्र आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा। यहां पे आपकी गति तेज हो सकती है, यहां पे निम्न हो सकती है, ठीक है ना। कभी गति में तीव्रता आएगी तो कभी गति जो है वो मंद हो जाएगी। इस प्रकार का वक्र जो है आपका वो क्या, कौन सा वक्र बनेगा? आपका मिश्रित वक्र बनेगा। कौन सा वक्र बनेगा? मिश्रित वक्र बनेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका दूसरा वक्र। सिंपल सी बातें हैं। देखिए मिश्रित वक्र को अगर हम देखें तो मिश्रित वक्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मिश्रित वक्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस वक्र के अंदर क्या होगा?
इस वक्र के अंदर होगा कि एक बात को भूलना, एक बात को भूलना और एक बात का याद आना। ऐसा इस वक्र के अंतर्गत होता है। देखिए मान लीजिए आपने यहां से कुछ प्रक्रिया शुरू की, तो कभी तो वो चीज एक बात आप याद आ जाएगी और एक बात आप भूल जाओगे। यानी कि कभी तो आपकी सीखने की गति बिल्कुल तेज हो जाएगी और कभी आपकी मंद हो जाएगी। तो इसके अंदर दो प्रकार के वक्र और बनते हैं इसी के अंतर्गत। तो देखिए इसके अंदर एक वक्र बनता है आपका यू शेप। कौन सा वक्र बनेगा आपका? यू शेप वक्र बनेगा। इस यू शेप में क्या होता है, एक वस्तु का बोलना व दूसरी का याद आना। इस यू शेप वक्र के अंदर क्या होगा, एक वस्तु का भूलना और एक का याद आना। ठीक है ना, कि एक चीज तो आप भूल जाओगे और एक दूसरी चीज जो है वो आपको याद हो जाएगी, याद आ जाएगी। तो इसका जो वक्र है वो किस प्रकार से बनेगा? इसका वक्र बनेगा आपका इस प्रकार से। कैसा बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, यानी कि यू शेप के अंदर बनेगा या वी शेप में बनेगा, आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, वी शेप या यू शेप में आपका ये वक्र बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा वक्र हुआ? यू शेप, यू शेप वक्र। ठीक है ना। अब इसी के अंतर्गत एक वक्र और बनता है जिसे हम रिवर्स वक्र भी कहते हैं। कौन सा वक्र कहते हैं हम इसे? रिवर्स मिश्रित वक्र। देखिए रिवर्स मिश्रित वक्र जो है ना वो कैसा बनेगा आपका? ये जो वक्र है ना आपका रिवर्स मिश्रित वक्र, वो इस प्रकार से बनेगा। कैसा बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। कैसा बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, आप दोनों ही बातें क्या है, दोनों ही वस्तुओं को भूलना बताता है। ये वक्र जो है ना वो दोनों ही वस्तुओं को भूलना बताता है, दोनों ही वस्तुओं को भूलना बताता है। ठीक है ना। तो ये वक्र कौन सा आपका? रिवर्स वक्र है, जिसे हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। मिश्रित वक्र कहते हैं, सॉरी ऋणात्मक मिश्रित वक्र भी कहते हैं हम इसे। ऋणात्मक मिश्रित वक्र भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये वही आपके दो वक्र। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आपका होता है सकारात्मक, धनात्मक या नतोदर वक्र। कौन सा होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक, धनात्मक और नतोदर वक्र। एक ही बात है तीनों की। तो देखिए तीनों में सब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कौन से वक्र की बात करेंगे हम? सकारात्मक। सबसे पहला नाम है इसका सकारात्मक, और हम इसे क्या बोलते हैं? इसे धनात्मक वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? धनात्मक। और फिर हम इसे क्या कहते हैं? इसे नतोदर वक्र भी कहा जाता है। ये नाम आपके लिए नया होगा। ठीक है ना, नतोदर वक्र भी कहते हैं। अब देखिए इसकी जो शेप बनेगी ना इस वक्र की, तो वो कैसी बनेगी? इस वक्र की शेप बनेगी इस प्रकार से। कैसी बनेगी? इस प्रकार से। इसके अंदर जो अधिगम की आपकी जो गति रहेगी ना, वो सीखना व समय व प्रयासों के अनुपात में अधिक हो। यानी कि सीखने की गति जो है वो शुरू में क्या होगी? मंद होगी, और अंत धीरे धीरे वो गति क्या है आपकी? तीव्र होती जाएगी। तो आपका कौन सा वक्र बनेगा? सकारात्मक, धनात्मक या नतोदर वक्र बनेगा। यानी कि प्रारंभ में गति क्या होगी? प्रारंभ में गति मंद और अंत में तीव्र। क्या होगी? अंत में तीव्र होगी। ठीक है ना। समय और अनुपात के अनुसार सीखना समय व प्रयासों के अनुपात में क्या हो जाएगा? आपका अधिक हो जाएगा। यहां से आपने जब प्रारंभ किया तो आपकी परिस्थितियां, वातावरण कुछ और थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको एक अच्छा वातावरण मिलता गया, आपकी अधिगम की गति जो है वो क्या होती गई? तीव्र होती गई। तो आपका वक्र कौन सा बन गया? यहाँ पे ये वक्र बन गया आपका सकारात्मक वक्र बन गया। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे नकारात्मक, ऋणात्मक और उन्तोदर वक्र।
अब देखिए ये जो वक्र है आपका कैसा बनेगा, ये वक्र बनेगा आपका बिल्कुल इसका अपोजिट बनेगा। कैसा बनेगा, नतोदर वक्र का बिल्कुल अपोजिट बनेगा। कैसा बनेगा, अपोजिट बनेगा। ये इस प्रकार से ऊपर उठा था और ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से बनेगा। कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। या हम इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो क्या होगा इस वक्र के अंदर, जो आपकी सीखने की गति जो होगी ना, वो प्रारंभ में कैसी होगी, प्रारंभ में तो होगी तीव्र, परंतु वातावरण की कठिनाइयों की वजह से, बाधाओं की वजह से क्या हो जाएगी, अंत में सीखने की गति जो है वो कैसी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। इसमें तो क्या है, प्रारंभ में गति मंद थी पर अंत में क्या हो गई, तीव्र हो गई। परंतु यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो पहले गति तीव्र थी परंतु अंत में कैसी होगी, मंद हो गई। इसीलिए इसे कहा जाता है नकारात्मक वक्र कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सकारात्मक वक्र का उदाहरण, तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा ना, प्रतिभाशाली बालक, वो शुरुआत में क्या रहेगा, उसकी गति जो होगी सीखने की वो बिल्कुल क्या होगी, मंद होगी, परंतु वो धीरे धीरे अपनी तीव्रता के साथ में आगे बढ़ता जाएगा। और अगर इसकी बात करूं, इसके उदाहरण की बात करूं, तो इसमें जो होंगे वो पिछड़े बालक होंगे ना, पिछड़े बालक, वो क्या सरल चीजों को तो आसानी से सीखेंगे, परंतु जैसे जैसे विषय वस्तु में कठिनाइयां आएगी उनकी गति जो है वो क्या हो जाएगी, अधिगम की मंद हो जाएगी। तो ये आपके चार होते हैं अधिगम वक्र, जिसमें पहला हमने पढ़ा सरल रेखीय वक्र, जिसके अंदर जो आपकी सीखने की गति है वो शुरू से लेकर अंत तक क्या रहेगी, बिल्कुल समान रहेगी। और मिश्रित वक्र में क्या रहेगी, ये जिग-जैग प्रकाराकृति का वक्र होता है, इसे ऐसा आकार का वक्र भी कहा जाता है, जिसके अंदर सीखने की गति कभी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कभी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसीलिए ये वक्र जो है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना, स्नेक की आकृति का वक्र बनता है, स्नेक की आकृति का, इसलिए इसे जिग-जैग वक्र भी या ऐसा आकार का वक्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक बात का भूलना और एक बात का याद कर आना। इसीलिए इसमें दो प्रकार के वक्र और बनते हैं, एक होता है यू शेप मिश्रित वक्र, जो यू शेप की आकृति में बनता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक बात का याद आना, एक बात का याद आना और एक बात का भूलना, ठीक है ना, इस प्रकार से ये वक्र बनता है। एक होता है रिवर्स वक्र, जिसे हम ऋणात्मक वक्र, ऋणात्मक मिश्रित वक्र भी कहते हैं। ये वक्र जो है वो इस प्रकार से बनता है, जिसके अंदर दोनों ही विषय वस्तुओं को भूलना ये दर्शाता है। फिर बात करेंगे हम सकारात्मक धनात्मक नतोदर वक्र की। तो ये वक्र जो है वो प्रतिभाशाली बालकों में हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें शुरुआत में क्या मिलेगी, गति क्या मिलेगी, मंद मिलेगी, परंतु अंत तक वो गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। फिर बात करेंगे हम नकारात्मक वक्र की। तो नकारात्मक वक्र जो है वो ऋणात्मक वक्र भी कहलाता है और नतोदर वक्र भी कहलाता है। ये वक्र जो है वो हमें पिछड़े बालकों में देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होगा, किसी विषय वस्तु की आसान क्रियाओं की वजह से गति शुरुआत में तो क्या रहेगी, तीव्र रहेगी, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे विषय वस्तु में कठिनाइयां और बाधाएं उत्पन्न होगी, तो बालक के अंदर, पिछड़े बालकों में क्या होगा, उनकी गति कैसी हो जाएगी, अधिगम की मंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के चार वक्र हैं अधिगम के, जो महत्वपूर्ण है और जो बनते हैं आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद एक छोटी सी बात हमें और याद रखनी है कि ये हुआ आपका अधिगम वक्र, ये हुआ आपका अधिगम वक्र। अब बात करेंगे हम कि इसके बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जिसे हम बोलते हैं अधिगम पठार, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम पठार बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम पठार बोलते हैं। अब देखिए अधिगम पठार होता क्या है, क्या होता है अधिगम पठार, सिंपल सा है टॉपिक, छोटा सा है, बिल्कुल एकदम एक लाइन में आपको स्पष्ट कर दूंगा कि अधिगम पठार क्या होता है। देखिए अधिगम पठार क्या होता है, जब अधिगम करता यानी कि अधिगम करने वाला सीखने की गति, अधिगम कर्ता के सीखने की गति समान या स्थिर हो जाए। क्या है, सीखने की गति जो है ना, सीखने की गति कैसी हो जाए, या तो समान हो जाए या हो जाए क्या, स्थिर हो जाए। स्थिर का मतलब रुक जाए, ठीक है ना, समान या स्थिर हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा, आपका अधिगम पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका अधिगम पठार कहलाएगा, जिसके अंदर अधिगम पठार उत्पन्न हो जाने के बाद में आपकी अधिगम की स्थिति के अंदर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, स्थिति में
कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना, अधिगम पठार हो जाने पर आपकी स्थिति के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि स्थिति के अंदर आप क्या कह सकते हैं कि आपकी अधिगम की प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन या आपकी स्थिति के अंदर कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता। यानी क्या होगा इसमें, अधिगम का पठार अधिगम के वक्र के समय क्या बनेगा, सापेक्ष शून्य परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि अधिगम का पठार का जो ग्राफ बनेगा ना, अधिगम पठार का अगर ग्राफ की मैं बात करूं तो अधिगम का पठार, जैसे आप मान लीजिए किसी चीज का अधिगम कर रहे हैं और यहां जाकर आपका जो है वो अधिगम की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो स्थिर हो जाने के बाद में ये क्या सरल रेखा के अंदर वक्र बनने लग जाएगा। यानी कि अब क्या आपके अंदर आपकी स्थिति के अंदर आपकी अधिगम प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल सीधा 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 चलता रहेगा, कुछ भी आप नया नहीं सीख रहे, कुछ भी आप भूल नहीं रहे, यानी कि कोई भी स्थिति के अंदर परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है, अधिगम पठार कहलाता है, जिसमें आपकी स्थिति के अंदर सीखने में परिवर्तन नहीं आता। मान लीजिए आप किसी विषय वस्तु को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, किसी विषय वस्तु को पढ़ना आपने यहां से प्रारंभ किया, और जब आप इस विषय वस्तु को पढ़ते हैं और अंत में एक ऐसा समय आता है जब इस विषय वस्तु के बारे में जितना ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं उतना आपने कर लिया और फिर उस विषय वस्तु को छोड़ दिया, तो कैसी स्थिति बन जाएगी उस विषय वस्तु को लेकर आपकी, वो अधिगम पठार की स्थिति बन जाएगी। यानी कि अब आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे, उसके अंदर क्या होगा, अधिगम पठार। जिस विषय वस्तु का ज्ञान आपका क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, और जिसके अंदर आपकी स्थिति क्या बिल्कुल स्थिर रहने लग जाए, तो आपका पठार क्या कहलाएगा, वो अधिगम का पठार कहलाएगा। इसके अंदर एक प्रश्न आया हुआ है, आपने एग्जाम के अंदर रीट में कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है कि प्रश्न क्या था, जब अधिगम रेखा अक्ष के समांतर हो जाए तो कौन सा अधिगम वक्र बनेगा। जब अधिगम रेखा अक्ष के समांतर हो जाए, क्या था प्रश्न, जब अधिगम रेखा अक्ष के समांतर हो जाए, अक्ष के समांतर हो जाए तो अधिगम वक्र बनेगा, तो अधिगम वक्र बनेगा। कौन सा वक्र बनेगा, अधिगम वक्र बनेगा। तो कौन सा वक्र बनेगा वहां पे, जब देखिए अक्ष के बिल्कुल समांतर हो जाए, ये क्या होता है हमारा अक्ष होता है, इसके बिल्कुल समांतर हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो अधिगम का पठार कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो कौन सा अधिगम होगा, वो अधिगम पठार बनेगा। वहां पे कोई भी वक्र नहीं बनेगा, वहां केवल बनेगा अधिगम का पठार। यानी कि वो आप सीखने की गति को, आपको स्थिरता को दर्शा रहा है। जब आपकी अधिगम की गति में स्थिरता आ जाए या स्थिरता को दर्शाने लग जाए वह ग्राफ, तो वह क्या कहलाता है, आपका अधिगम पठार कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो अधिगम टॉपिक था ना, वो यहाँ जाकर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब हम इस अधिगम यूनिट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बनते होंगे इस यूनिट से, तो हम उन सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है।